हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं बिल्कुल आप लोगों का ओरिजिनल पेपर के रिगार्डिंग। आज हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से देखने वाले हैं टॉप ऑफ द 40 पीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पेपर के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आज ये क्लास आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए है। साथ ही साथ ये 10 फरवरी और 17 फरवरी को पूछे जाने वाले एग्जाम के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए मेरे भाई, इसी तरह से हम लोग हर एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों को एग्जाम हॉल घुसने से पहले इतना सारा क्वेश्चन करवा दूंगा कि इससे पहले आप अगर अच्छी तरह से क्वेश्चन को कंडक्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन को पकड़ में आ जाती है, चाहे वो न्यूमेरिकल सेक्शन का हो, ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो, सही तरीके से सही वे में अगर कर लेते हैं तो आप अच्छा खासा मार्क्स उठा सकते हैं। यहां तक कि आप अच्छी तरह से अगर क्लास कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टार्टिंग पॉइंट से ही, तो 30 में से 30 की गारंटी होगी मेरे भाई। चलिए एक एक क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग शांतिपूर्वक बनाए रखें और इसको आप लोग सिर्फ सुनना है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा कैसे उत्पादन करें। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे उत्पादन करें, यह सबसे बड़ी याद रखिएगा समस्या है। याद रखिएगा किसका? उत्पादन का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग से 2 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है सर, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। मैं आज ही के क्लास में आप लोगों को बताया था, जो वे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी तरह से देखें उनको पता होगा इसका आंसर कि जब भी कुल उपयोगिता अधिकतम होती है सीमांत उपयोगिता का मान हमेशा 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 से सामान्य एक उदासीनता वक्र है। जो बताएंगे सामान्यता एक उदासीनता वक्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा, मूल बिंदु की ओर उत्तल होती है। क्या हो जाएगी? मूल बिंदु की ओर उत्तल होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यता एक मांग वक्र की ढाल होती है। तो याद रखिएगा सामान्यता मांग वक्र की जो ढाल होती है ना, वो हमेशा ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है। जो मांग की कीमत लोच होती है वो क्या होती है? तो बताएंगे सर 1 होती है। कितना? 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है मेरे भाई, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना आपके पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन छपेगी। क्या कि निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार की तरह होती है? तो आपको बताना होगा उल्टा आकार की तरह होती है औसत उत्पादन। क्या? औसत उत्पादन। तो इसका आंसर आपको लिखना होगा 5 या 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में आपसे पूछा गया कि उत्पादन फलन Q इक्वल टू ए आल अल्फा के बीटा में पैमाने का प्रतिफल की मान है। तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को चीख के बता चुका हूं कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए आपको लिखना होगा कि सर अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखना होगा? अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा गया है, क्या समझेगा? क्वेश्चन है कि जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तो औसत लागत क्या आती है? जब सीमांत लागत जो है औसत लागत से कम होती है तो औसत लागत क्या होती है? उस समय उस सिचुएशन में हमेशा घटती है। क्या होगी? घटती है। आज ही का क्लास में मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है? उत्पादन की मात्रा में अगर हम परिवर्तन कर देते हैं तो कौन सी लागत है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है? तो बताएंगे कुल स्थिर लागत। मेरे भाई क्या आ जाएगी? कुल स्थिर लागत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकार होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगी, याद रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता। अब ये पूर्ण प्रतियोगिता से रिलेटेड आपके पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, या तो 5 मार्क्स का भी आ सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या क्या विशेषताएं होती है। ये मैं बेहतरीन तरीके से बता चुका हूं। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाके अच्छी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मैंने चीख आप लोगों को क्लास में पढ़ा चुका हूं, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस तरह से डायग्राम का भी आपके सामने क्वेश्चन होगा और इसका उत्तर आपको बताना होगा। ये हमारे पास एक चित्र है, दिख रहा होगा आपको चित्र। इस चित्र के माध्यम से आपको आंसर बताना है। क्या कि रेखा चित्र से पूर्ति की लोच किस मान ज्ञात करें। देखिए आपसे पूर्ति की लोच के बारे में बता रहे हैं, तो पूर्ति का लोच जो होती है मेरे भाई, याद रखिए 1 से कम होती है। क्या हो जाएगी? 1 से कम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, एक मुफ्त कर लगने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है या क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा पूर्ति कम हो जाती है। क्या? पूर्ति कम हो जाती है सर। ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में क्वेश्चन नंबर 14 है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका सही उत्तर हो जाएगी क्या, संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि। संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक की मांग की स्थिति में कीमत में परिवर्तित होती है। अधिक की मांग की स्थिति में कीमत में जो परिवर्तित होती है ना वो क्या हिस्से होती है, क्या होती है। तो बताएंगे सर वृद्धि होने, क्या आ जाएगी, वृद्धि होने। क्वेश्चन नंबर 16 को मैं चीख के बता चुका हूं आप लोगों को, बिल्कुल कई बार बताया हूं, एक बार नहीं मैं कितना बार बता चुका हूं। याद रखिए मेरे भाई कि आधी की पूर्ति की स्थिति कैसे होती है तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को। याद रखिए मेरे भाई, याद रखिएगा क्या कि डिमांड नॉट ग्रेटर देन, मतलब हम लोग बोल सकते हैं सर लेस देन सप्लाई, क्या होगी सर, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा बाजार संतुलन पर कीमत संतुलन में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में कमी होती है। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि एक अधिकार में अधिकतम कुल आगाम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की लोच कितनी होती है। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा एक, कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन मुझे 19 आपसे पूछा गया है द्विअधिकार में क्रेता की संख्या कितनी होती है। द्विअधिकार में क्रेता की संख्या हमेशा याद रखिएगा 4 होता है, कितना, 4 होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं निम्न में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन होता है, किस बाजार में। तो बताएंगे सर एक अधिकृत प्रतियोगिता में, कहां पे, एक अधिकृत प्रतियोगिता में, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन नंबर जो 21 है, ये क्वेश्चन 2022 और 2023 के पेपर में पूछे गए थे। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के राइटर कौन है। याद रखिएगा इसका राइटर होगा J.M. किन्स, क्या हो जाएगा मेरे भाई, J.M. किन्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है आपको बताना है। जो जीडीपी है और एनडीपी है इसमें क्या रिलेशन रखता है। तो जीडीपी इक्वल टू एनडीपी प्लस मूल्यह्रास, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। तो बताएंगे सर चायपत्ती। सबसे पहले आपको पता होगा गेहूं होता है, यस या नो, गेहूं से होता है सर याद रखिएगा आटा, क्या होती है मेरे भाई, आटा। आटा उसके बाद होती है मेरे भाई क्या, याद रखिए आटा से हम लोग चायपत्ती बनाते हैं, मतलब रोटी हम लोग बनाते हैं, फिर इसी रोटी से हम लोग ब्रेड बनाते हैं, फिर इसी आटा से हम लोग बिस्किट बनाते हैं। तो बोल सकते हैं सर इस तरह से इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्या जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सर, किसी वर्ष जीडीपी की गणना निम्न में से किस मद के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये जो 24 है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त कर का बिक्री मूल्य, क्या जाएगा, प्रयुक्त कर का बिक्री मूल्य, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जाती है। तो बताएंगे सर ये किस विधि होगी। तो आय विधि, व्यय विधि, मूल्य वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। 2016 में किए गए मुद्रीकरण में किस नोट को बाजार में प्रचलन होने से बाहर कर दिया था, मतलब कौन से 2 नोट को बंद कर दिए थे। 2016 में पूछा गया था। तो याद रखिएगा मेरे भाई 2016 में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको कूद के बताना है, क्या मेरे भाई, कूद के बताना है कि 500 रुपया और 1000 रुपया, क्या 500 रुपया 1000 रुपया के नोट को बंद कर दिया था। पर अगर आपसे पूछा जाएगा 2023 में कौन से नोट को बंद किया गया है तो हो जाएगा सर 2000 का नोट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में अगर आ जाए 27 कि निम्न में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है। मैंने अभी आज ही आप लोगों को क्लास में बताया था कि याद रखिएगा जनता से जमा स्वीकार करना ये केंद्रीय बैंक का काम नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बैंक का काम किसका है तो बताएंगे सर एसबीआई भी हो सकता है या हम लोग व्यापारिक बैंक भी बोल सकते हैं। भारत का एक केंद्रीय बैंक है, भारत का एक केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। याद रखिए क्या चाहिए, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे बैंकों का बैंक, बैंकों का बाप कहा जाता है। इसकी स्थापना 1935 में हुआ था, इसकी भी आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 29 है कि निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा कौन सी है। इसमें बताना है सबसे तरल मुद्रा जो होती है ना वो M1 होती है। क्या होता है मेरे भाई, M1 होती है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, C = A + BY में
प्रेरित उपभोग है। मैंने आज ही के क्लास में ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, क्या नहीं बताया था या नहीं बताइए। सारा क्वेश्चन लड़के मेरे भाई ऑनेस्टी पूर्वक पढ़े तो सही आप। अगला क्वेश्चन बात है, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोगों को कि एमपीसी और एफपीसी का भार इक्वल टू होता है मेरे भाई, हमेशा इसका मान 1 होता है। क्या होता है? एमपीसी और प्लस एमपीएस का मान हमेशा 1 होता है। कितना हो जाएगा सर? 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से आपके सामने एक चित्र दिया गया, इस चित्र को सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा, फिर इसका उत्तर बताना होगा। निम्नलिखित रेखा चित्र में स्वायत्तता निवेश की राखी है, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा सीडी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सीडी। ये जो रेखा दिख रहे हैं इसी के बारे में कह रहा है, तो बोल सकते हैं सर सीडी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किसी अर्थव्यवस्था में यदि एमपीएस, आप सभी को मैंने बता चुका हूं मेरे भाई कि एमपीएस का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है मेरे भाई? एमपीएस का ना एक फॉर्मूला होता है। यस या नो? एमपीएस का फॉर्मूला होता है क्या कि के गुणांक इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, और के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस का वैल्यू दिया है 0.4, पॉइंट काटेंगे तो 0 आएगा। जब इसको इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। कितना आएगा? 2.5। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? प्रत्यक्ष कर का यानी डायरेक्ट टैक्स का एक उदाहरण इनमें से नहीं है, वो आपको बताना है। वस्तु एवं सेवा कर। क्या हो जाएगी? वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है? तो बताएंगे सर सार्वजनिक वस्तु। सार्वजनिक वस्तु उसे कहते हैं जो पूरे दुनिया के लोग उसको उपयोग कर सकते हैं। मेरा कपड़ा मैं ही सिर्फ पहनूंगा, मेरा चॉकलेट मैं ही सिर्फ खाऊंगा, मेरा कार से मैं ही चलाऊंगा, लेकिन सड़क सबके लिए है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण अभी मैंने बस जस्ट बताया, सड़क हो जाएगी। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? भारत में जीएसटी कब लागू किए गए थे? तो बताएंगे सर 2017 के समय जीएसटी लागू किया गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 37 पे कि राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति का अंतर को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जितना भी तारीफ किया जाए मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति का अंतर को व्यापार घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार घाटा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। व्यापार संतुलन क्या है? हाँ मेरे भाई, आपसे और हमसे पूछा गया कि व्यापार संतुलन क्या है, तो व्यापार संतुलन एक प्रकार का होता है क्या? निर्यात और आयात का अंतर। क्या जगह? निर्यात और आयात का अंतर आपको है, हम लोग बोलते हैं व्यापार संतुलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 29 है कि यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है तो इसे लेनदेन को भारत के भुगतान संतुलन में कहां दर्ज किया जाएगा? तो उसको हम लोग दर्ज करते हैं सर पूंजी खाते के डेबिट मद में। कहां पे? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन का एक चालू खाते का एक घटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी वस्तुओं का निर्यात। क्या जाएगी? वस्तुओं का निर्यात। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने 40 क्वेश्चन जो आप लोगों के लेटेस्ट वर्जन की रिकॉर्डिंग में करवाया हूं, तो आप लोग बिल्कुल जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरह से क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।